जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन आर्म फोर्सेस स्पाइक ATGM के साथ इक्विप्ड हेरन UAVs को खरीदने के लिए तैयार। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने बताया कि कैसे S-400 ने पाकिस्तान को उसके एयर स्पेस में ही कर दिया था बाधित। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बताया रात में स्ट्राइक करने की वजह। पाकिस्तान ने कंफर्म किया कि सऊदी अरेबिया के लिए उनके न्यूक्लियर वेपन्स रहेंगे उपलब्ध। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस इजरायली ओरिजिन के और भी हेरन UAVs को खरीदेगी और ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इन हेरन UAVs को एयर लॉन्च स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी इक्विप करने की योजना है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वर्तमान समय में इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही इस हेरन UAVs की एक बड़ी फ्लीट को ऑपरेट कर रही है। और जबकि ANI की रिपोर्ट के मुताबिक जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं तो वो भी अपने कुछ स्पेशलाइज ऑपरेशंस के लिए हेरन UAVs का इस्तेमाल करती है। और अब भारत के फोर्सेस इन्हीं UAVs के एडिशनल ऑर्डर्स को प्लेस करने के लिए तैयार है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ISR मिशंस यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस ऑपरेशंस में काफ़ी इफेक्टिव साबित हुए हैं। और जैसे कि कहा गया है कि इन UAVs को स्पाइक ATGM से इक्विप करने की भी योजना है, तो इस पर भी इंडियन आर्म फोर्सेस की एक विंग ऑलरेडी काम कर रही है, ताकि अगर भविष्य में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसमें ये UAVs इंटेलिजेंस गैदरिंग के अलावा ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन टारगेट्स पर स्ट्राइक भी कर सके। और वहीं इसके अलावा जो इंडियन आर्म फोर्सेस की मौजूदा हेरन UAVs की फ्लीट है तो उसके भी सर्विलियंस और कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को अपग्रेड करने पर कार्य चल रहा है, जिस पर प्रोजेक्ट चीता के तहत कार्य किया जा रहा है। और विशेष रूप से मेल UAVs यानी कि मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले UAVs को लेकर इंडियन आर्म फोर्सेस अगले 10 से 15 वर्षों के अंदर कम से कम 400 मेल ड्रोन्स को इंडक्ट करेगी। बाकी जो हेरन ड्रोन्स हैं तो ये भी मेल UAVs की कैटेगरी में आते हैं, जिनके एंड्योरेंस टाइम 52 आवर्स का है और ये 33,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान भारतीय सेना के लांस दाफेदार BM एपा भाई ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस वीर की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। आज शुक्रवार को ASA द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान अपने संबोधन में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह का कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने का निर्णय लेने के बाद भारत ने पाकिस्तान पर बेहद ही कड़ा और कठोर हमला किया था। उनकी रडार्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर्स, इन सभी को भारी नुकसान पहुंचा था। और रही बात यह कि भारत ने सीज फायर वाले ऑफर को स्वीकार क्यों किया, तो भारतीय वायुसेना प्रमुख के मुताबिक भारत ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया था और इसलिए युद्ध को लगातार बनाए रखना ये हमको भी फाइनेंशियली अफेक्ट करता। और भारतीय वायुसेना प्रमुख का ये भी कहना था कि युद्ध से अहंकार को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए और ये बात पूरे विश्व को भारत से सीखनी चाहिए। और अभी जो दुनिया भर में वॉर चल रहे हैं जैसे कि रशिया यूक्रेन इजराइल वॉर, तो वो कई वर्षों से चल ही रहे हैं, क्योंकि कोई भी इस कॉन्फ्लिक्ट को टर्मिनेट करने के बारे में नहीं सोच रहा है। और जब हमारा पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो हमने सुना था कि कुछ का ये कहना था कि हमें इसको कंटिन्यू रखना चाहिए था, हमने इस वॉर को इतनी जल्दी क्यों रोक दिया। तो इस पर एयरफोर्स चीफ का स्पष्ट रूप से कहना था कि हाँ, वो पीछे हट गए थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा ऑब्जेक्टिव था एंटी टेररिज्म, हमें उन पर हमला करना था और हमने ऐसा किया भी। तो अगर हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए तो हमें कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं रोकना चाहिए? किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की एक बहुत बड़ी कीमत होती है जो कि चुकानी पड़ती है, और अगर हम किसी कॉन्फ्लिक्ट को अननेसेसरी आगे कंटिन्यू रखते हैं तो हमारे अगले कॉन्फ्लिक्ट की हमारी तैयारियों को प्रभावित करता है और वो हमारी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। और इसलिए कॉन्फ्लिक्ट को लगातार बनाए रखने से जो देश की प्रोग्रेस है वो प्रभावित होती है। जबकि भारत ने पूरी दुनिया में नया एग्जाम्पल सेट किया है कि कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट कैसे करना है और जल्द से जल्द उसको टर्मिनेट कैसे करना है। और ये वो चीज़ है जो कि अभी वर्तमान समय में दुनिया भूल चुकी है। उन्हें पता ही नहीं कि उनका टारगेट क्या है जिसकी वजह से उन्होंने इस युद्ध को स्टार्ट किया था, और अब उनके गोल पोस्ट ही शिफ्ट हो चुके हैं और अब अहंकार इसके बीच में आ रहा है। वहीं इसके अलावा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने यह बताया कि भारत की फोर्सेस ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर रात के 1 से 1:30 बजे के बीच में इसलिए किया ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज़ को अवॉइड किया जा सके। अगर हम इसको सुबह के टाइम पर करते अजान के समय तो सिविलियन कैजुअलिटीज़ होती, और इसी वजह से हमने रात 1 से 1:30 बजे का समय चुना आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक करने के लिए। और वैसे देखा जाए तो एक्चुअल में भारत ने दुनिया को दिखाया कि सही मायनों में कॉन्फ्लिक्ट कैसे समाप्त किया जाता है। वरना दुनिया में तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बार बार दावा करते रहते हैं कि उन्होंने 7 युद्ध रुकवा दिए हैं, 6 युद्ध रुकवा दिए हैं, उनको नोबेल पीस प्राइज़ दे देना चाहिए। भले ही उन्होंने रुकवाए एक भी नहीं है। और इनकी एक और ख़ास बात है कि उन्होंने सोशल मीडिया को ही एक तरह से वॉर रूम बना के रख दिया है। और क्या आप उनका नाम गैस कर सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
भारतीय वायुसेना प्रमुख की तरफ से भी बताया गया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम गेम चेंजर साबित हुए थे और इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो हमारे LRSAM और S-400 जैसे सिस्टम्स थे तो उनकी लंबी दूरी के रडार और मिसाइल सिस्टम्स दुश्मन के एयरक्राफ्ट को उनके ही क्षेत्र में घुसकर नुकसान पहुंचा सकते थे और इसी के चलते हम कुछ ऐसा करने में सक्षम हो पाए थे कि पाकिस्तान अपने ही क्षेत्र में काम नहीं कर सकता था और S-400 की रेंज उनके हथियारों की रेंज से कहीं अधिक थी और इसलिए उनके जो एयरक्राफ्ट हैं वो हथियार छोड़ने की सीमा तक भी नहीं आ सकते थे और जो आते भी थे उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता था और इसलिए ये एक गेम चेंजर था। और अगर आपने स्टेटमेंट ध्यान से सुनी होगी तो आपको समझ में आया होगा कि एयरफोर्स चीफ ने क्या कहा कि पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट थे वो वेपन रिलीज करने वाली सीमा तक भी नहीं आ सकते थे और जो आए थे तो उनको नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, हाँ आपने सही सुना, और उनके द्वारा ब्रेन वॉश की गई जो उनकी जाहिल जनता है, तो उनको शायद अभी भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान के एयरफोर्स ने क्या क्या खोया है और कैसे कैसे खोया है। और भारतीय वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट इस तरफ नहीं आए, उनके जितने भी एयरक्राफ्ट हमने गिराए वो सभी पाकिस्तान की सीमा में ही थे और फिलहाल अभी आइडेंटिफिकेशन चल रहा है कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट हमने उनके गिराए थे। यानी कि अभी आने वाले समय में ऑपरेशन सिंदूर की और भी कई सारी एक्सप्लोजिव डिटेल्स सामने आएंगी। बाकी एयरफोर्स चीफ ने भी बताया कि कैसे जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम था उसके सुपीरियर मोबिलिटी के चलते जो पाकिस्तान था वो उसको टारगेट भी नहीं कर पाया। पाकिस्तान सैटेलाइट की मदद से हमारे सिस्टम्स की लोकेशंस का पता लगाता था, उन कोऑर्डिनेट्स पर हमला करता था, लेकिन उस हमले से पहले ही पूरी बैटरी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाती थी। और पाकिस्तान के कुछ वेपन्स ऐसी जगह पर भी गिरे हैं जहाँ पर पहले हमारे सिस्टम्स डिप्लॉयड थे, लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान के वेपन्स हमारे सिस्टम्स को हिट करते, हमारा S-400 अपनी मोबिलिटी के चलते तुरंत ही लोकेशन को चेंज कर लेता था। और ये भी स्पष्ट किया गया कि भारत सरकार की तरफ से भारत की फोर्सेस को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए थे और कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे, यानी कि इस मिशन को परफॉर्म करने की फुल फ्रीडम भारत की फोर्सेस को दी गई थी। बाकी इसके अलावा एक इवेंट को संबोधित करते हुए भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट आई है, जिस पर उनका ये कहना था कि जो ऑपरेशन सिंदूर की विक्ट्री थी तो वो भारत के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है बल्कि वो एक हैबिट है। और उनकी ये स्टेटमेंट खास तौर पर 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की डायमंड जुबली इवेंट को संबोधित करते हुए आई थी। और वैसे भी भारत की फोर्सेस कई बार ये साबित कर चुकी है कि जीतना हमारी आदत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान द्वारा समर्थित सुअरों के संगठन जैश और हिजबुल ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अपने लोकेशन को चेंज करना शुरू कर दिया और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जो कदम है ये इन आतंकी संगठनों द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों को दर्शाता है और इस बात को भी दर्शाता है कि जो आतंकी हैं इनको समझ में आ गया है कि जो POK है वो भारत के सटीक हमलों से असुरक्षित है, यानी कि अगर ज़्यादा दिन यहाँ पर रहे तो भारत की फोर्सेस इनके दिन जल्दी पूरे कर देगी। और ऑपरेशन सिंदूर से इन सुअरों के संगठनों को एक बात और समझ में आई है कि भारत की फोर्सेस को इन सुअरों को हॉरिफाइड करने के लिए LOC पार करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके अलावा एक और अपडेट है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि सऊदी अरेबिया के साथ जो उन्होंने नया डिफेंस पैक्ट साइन किया है तो उसके तहत पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है तो वो ज़रूरत पड़ने पर सऊदी अरेबिया के लिए उपलब्ध रहेगा। और वैसे देखा जाए तो इसमें कोई सरप्राइज़ होने वाली बात नहीं है, बल्कि हर किसी को पता था कि इस पैक्ट के माध्यम से जो पाकिस्तान है वो अपने कर्जे को चुकाने के लिए अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ही गिरवी रख रहा है, क्योंकि और कुछ है नहीं उसके पास। बाकी एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के बगराम एयरवेज को वापस से अमेरिका के कंट्रोल में लेने की अपनी इच्छा को पब्लिकली डिक्लेयर किया है। और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वे इस बेस को वापस लेने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो बेस है उस जगह से केवल 1 घंटे की दूरी पर है जहाँ पे चीन न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है। बाकी वो बात अलग है कि इच्छाएँ तो हर किसी की होती हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ा है कि सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएँ। और हाँ, बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि US द्वारा बगराम एयरवेज को वापस से लेने की जो कोशिश है तो उसका प्रमुख कारण क्या है, चीन या फिर भारत। अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मणिपुर से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां शाम को इम्फाल के पास आतंकियों द्वारा घात लगाकर असम राइफल्स के ट्रक पर हमला किया गया है और इस हमले में हमारे 2 वीरगति को प्राप्त हुए और जबकि 2 अन्य जवान के घायल होने की भी रिपोर्ट है। और असम राइफल का जो व्हीकल है इम्फाल से बिष्णुपुर की तरफ ट्रैवल कर रहा था। बाकी सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के मुताबिक इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन को तुरंत ही लॉन्च कर दिया गया है और इस पर अन्य डिटेल्स आनी बाकी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस हमले में वीरगति को प्राप्त हुए हमारे वीरों की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 2nd लेफ्टिनेंट LK नदगीर वीरगति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि जो धनुष आर्टिलरी गन्स हैं तो इस प्रोग्राम को कब शुरू किया गया था।
और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।